सारे लैटिट्यूड है, आर्कटिक सर्कल भी एक लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी एक लैटिट्यूड है, इक्वेटर लाइन आल्सो इज लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्किल। तो ये आप सभी लोग पहले से वाकिफ हैं, है ना। ऊपर वाला देखो, अब इस पे थोड़ा सा जोर देना, मैं एक बार पेन से बता देता हूँ आपको, तो उससे आप और अच्छे से समझेंगे। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो ना, तो पहले देखो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कौन से एरियाज हैं, उसके बाद में आप इस बात को अच्छे से समझेंगे। जैसे ये वाला देखो, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया जो है, तो यहाँ देखो 23.5 तक का एरिया है, और यहाँ तक ये 23.5 तक का एरिया है। तो ये वाला जो एरिया बना, ये वाला पूरा एरिया है, इसको हम टोरिड जोन बोलते हैं, इसको हम टोरिड जोन बोलते हैं, याद रखिएगा इसको। और डायग्राम बना सकते हैं तो आप तुरंत बना लीजिए, फॉरेस्ट जब पढ़ेंगे आप तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसको टोरिड जोन बोला जाता है, और इसी को ही ट्रॉपिकल जोन भी बोला जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, इसी को ही ट्रॉपिकल जोन भी बोला जाता है। टोरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन का सीधा सा मतलब है वार्मथ जोन, जो गर्म रहता है, ऐसा जोन जो गर्म रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी के बाद ये वाला जो एरिया है इसको छोड़ दीजिए अब, क्योंकि ये टोरिड जोन है। इससे ऊपर 23.5 से 66.5 तक का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है उसमें भी, और साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें भी, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को टेम्परेट जोन बोला जाता है। याद रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है? टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, ठीक। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर, ओके। तो फर्स्ट जोन हो गया टोरिड जोन, जिसको ट्रॉपिकल जोन भी कहा जाता है। सेकंड हो गया टेम्परेट जोन, जो 23.5 से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और 23.5 साउदर्न हेमिस्फीयर से लेकर के 66.5 तक दोनों साइड में ये हमें अवेलेबल दिखाई देता है। ये हम इसको मानते हैं। क्यों मानते हैं वो आगे आप क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी केवल आपको यही ध्यान रखना है कि टेम्परेचर की वजह से ग्लोब को एरिया के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि कहाँ, देखो जैसे इक्वेटर लाइन है, तो आपने देखा था इक्वेटर लाइन में सनरेज पूरे ईयर में 2 बार डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करती हैं, उसकी वजह से इसको टोरिड जोन बोला जाता है। टोरिड जोन का मतलब हाई टेम्परेचर वाला एरिया या ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल एरिया। उससे ऊपर क्या होता है? एक बार, ओनली वन टाइम। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करोगे तो मार्च में, और जब अंटार्कटिक इसकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करोगे तो 22 दिसंबर को। तो मार्च में, जून में, या 22 दिसंबर के, सॉरी गलत बोला मैंने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के टाइम वहां जो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है वो टाइम होता है जून का, है ना। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं वहां टाइम होता है वो दिसंबर का। तो वहां मार्च में एक बार सनरेज डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करती हैं, और यहाँ साउदर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर में, तो एक एक बार। तो यहाँ टेम्परेचर एक बार गर्म होता है, एक बार एटमॉस्फेयर कोल्ड होता है। तो दोनों की वजह से इसको टेम्परेट बोला जाता है। टेम्परेट का मतलब क्या होता है? टेम्परेट का मतलब समझिए, एक बार गर्म होगा मौसम, एक बार ठंडा होगा मौसम, यानी एक तरह से उष्ण भी नहीं है, गर्म भी नहीं है, ठंडा भी नहीं है, दोनों का मिला जुला रूप है, इसलिए इसको टेम्परेट बोला जाता है। फिर लास्ट में फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड का मतलब होता है जमा हुआ। ध्यान रखिए, फ्रिज, फ्रिज किस काम, क्या काम करता है? फ्रिज चीजों को जमाने का काम करता है ना, स्टोरेज का काम करता है। तो फ्रिजिड जोन जो है, जो अंटार्कटिक सर्कल से शुरू होता है। तो आप तीसरा देखो, इसी में तीसरा देखो, यहाँ अंटार्कटिक सर्कल से ऊपर 0 डिग्री तक, या 90 डिग्री भी बोल सकते हैं, 90 डिग्री, इसको नॉर्दर्न पोल बोलेंगे, ये नॉर्दर्न पोल है। ये यहाँ पे 90 डिग्री ये साउदर्न पोल है। तो यहाँ अंटार्कटिक सर्किल से लेकर के और 0 डिग्री तक, यहाँ आर्कटिक सर्किल से लेकर 0 डिग्री तक, ये वाला जो एरिया है इसको क्या कहेंगे? नॉर्थ फ्रिजिड जोन, और ये वाला है साउथ फ्रिजिड जोन, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको अपने तरीके से बना के बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ बना के बताऊंगा आप समझ जाओगे अच्छे से। ये मैंने बनाया है एक ग्लोब। ग्लोब में ये है नॉर्दर्न, ये है साउदर्न पोल,
बीच में है इक्वेटर लाइन, तो इसकी मैंने लाइन डाल दी एक इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन के ऊपर 23.5 तक की एक इमेजिनरी लाइन है और नीचे भी 23.5 की एक इमेजिनरी लाइन है। ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को क्या बोला जाता है? कौन बताएगा मुझे? फटाफट से बताइए, इस एरिया को किस नाम से जाना जाता है? टॉरिड जोन। बताइए। टॉरिड जोन। टॉरिड जोन। जोन। इसी का दूसरा नाम क्या है? ट्रॉपिकल एरिया। इसको हम क्या बोल सकते हैं? टॉरिड ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल एरिया। या फिर वेरी गुड, ठीक है। चलो ये हो गया। दूसरा देखो, अब वापस से 23.5 से शुरू करेंगे और 66.5 तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, फिर वापस से साउथ में जाइए। तो 23.5 से स्टार्ट करेंगे और 66.5 तक जाएंगे साउदर्न हेमिस्फीयर में। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको बोला कौन सा जोन है? ये टेम्परेट जोन। ये कौन सा जोन? टेम्परेचर जोन, वेरी टेम्परेट जोन है, ठीक है। उसके बाद दोनों को, ये दोनों सेम ही है बेटा, ध्यान रखना। ये वाला एरिया भी सेम है, ये वाला एरिया भी सेम है। अगर आप नंबर देना चाहो तो देखो, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये भी 2 नंबर। अब 3 नंबर की बात करते हैं, तो ऊपर ये वाला पार्ट अलग कलर से बता देता हूं। ये वाला पार्ट जो है, जो 0 डिग्री, ये वाला नॉर्थ पोल है, और ये 0 डिग्री जो साउथ पोल है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट क्या है बताओ? नॉर्थ पोलर जोन। फ्रिजिड जोन बोलो ना। नॉर्दर्न वाला नॉर्थ जोन है, साउथ वाला साउथर्न फ्रिजिड जोन है। ओके, यस सर। यस सर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? यस सर। नो सर। नो चलो सर। ठीक है, नो सर। ओके, नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब चलो, अब बात करते हैं इसके ऊपर जो क्लियर कर रहा है। और भी देखो, अब आराम से देखो, आराम से समझ जाओगे। यहां से देखो, एक एक में डिफाइन कर रहा हूं। ये 0 डिग्री ट्रॉपिकल जोन, 23 तक, ये रेड कलर में जो हो रहा है ट्रॉपिकल जोन है। जस्ट ऊपर आप जाते हैं 23.5 से ऊपर, ट्रॉपिकल जोन से ऊपर जाते हैं, तो क्योंकि मैंने बताया कि एक बार गर्म होता है, एक बार ठंडा रहता है। जून के महीने में ये वाला एरिया जो है ये गर्म हो जाता है और ये एरिया ठंडा हो जाता है। देखो, जस्ट अपोजिट होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जब गर्म होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर उस समय ठंडा रहता है। और ये कहाँ की बात है? ये बात है केवल और केवल 23.5 से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात है, और 23.5 नॉर्थ साउदर्न हेमिस्फीयर की बात है। तो बीच वाला जो जोन है उसको टेम्परेट जोन भी बोला जाता है, और उसी को सब ट्रॉपिकल भी बोला जाता है। देख, लिखा हुआ है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। और ऊपर वाला जो जोन है, इसको पोलर जोन भी बोला जाता है, और इसी को ही क्या बोला जाता है? फ्रिजिड जोन। क्लियर हो गया सभी को? ये आपको ड्राइंग टास्क में कंप्लीट, इसको ड्राइंग टास्क में बनाना। अब मैं बात करता हूं अपने चैप्टर की। ये है अपना चैप्टर। अब आप अपने नोट्स बनाएंगे, कैसे बनाएंगे समझ लेना। हमें पढ़ना है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का सीधा सा मतलब क्या होता है? हमारे नेचर से जो भी हम ऑक्योर करते हैं, जो भी आप नेचर से ऐसी चीजें ऑक्योर करते हैं जिसमें ह्यूमन मेड कुछ नहीं होता, यानी ह्यूमन का प्रयास नहीं माना जाता, चाहे वो पेड़ पौधे हो या जानवर हो। अगर आप अपना बगीचा लगाते हैं, ध्यान रखिए, आप अगर आप अपना ऑर्कार्ड बनाते हैं तो वो नेचुरल वेजिटेशन में शामिल नहीं है। किसी पर्टिकुलर प्लेस में उसकी ज्योग्राफी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, वहाँ की जो लैंड पार्ट है उसके अकॉर्डिंग, या वहाँ की जो सोइल पाई जाती है उसके अकॉर्डिंग, अगर वहाँ कोई प्लांट्स या कोई एनिमल्स अगर वहाँ सरवाइव करते हैं, देन यू कैन से एज अ नेचुरल वेजिटेशन। तो इस बात को आप समझें, नेचुरल वेजिटेशन का मतलब ये होता है। अब इसमें आपको सबसे पहले 3 चीजें देखनी है। नेचुरल वेजिटेशन में 3 चीजें कौन कौन सी हैं, जरा नोट करें आप। सबसे पहले आपको फॉरेस्ट देखना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है? फॉरेस्ट, कि कौन कौन से फॉरेस्ट हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे किया गया है, क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। सेकंड, आपको देखने हैं ग्रासलैंड्स,
कहाँ कहाँ कौन कौन से महाद्वीपों में कौन कौन से घास के मैदान है, ग्रासलैंड मीन्स घास के मैदान। और थर्ड नंबर है श्रब्स। श्रब्स का मतलब होती है छोटी झाड़ियां। कुछ तो पेड़ बड़े होते हैं, प्लांट्स बड़े होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी साइज बढ़ती नहीं है, वो एक सीमित, एक लिमिटेड साइज तक ही बढ़ते हैं वो। तो तीनों चीजों को हमें पढ़ना है। सबसे पहली चीज है हमारे सामने फॉरेस्ट। तो एक एक पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। अब आप अपने दिमाग में बिठा लेना कि जैसे मैं बोलूं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो आपको पता रहना चाहिए कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल कौन सा एरिया है, जो बीच का एरिया है, जो जिसको हमने क्या बोला, टॉरिड जोन, यानी ट्रॉपिकल जोन ही टॉरिड जोन है। कई बार पोलर जो है उसको भी टॉरिड समझ लिया जाता है, वहां केवल आपको ये समझना है वो पोलर है और फ्रिजिड है। बीच वाला जो एरिया है इक्वेटर लाइन के ऊपर 23.5 तक और नीचे 23.5 तक, वो पूरा एरिया है वो टॉरिड जोन या उसको ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। तो पहला है कौन सा, देखो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसमें ये समझना है कि हमेशा इसमें बारिश होती रहती है, एवरग्रीन है तो रेन जो है वो हमेशा होती रहती है। इसके जो जंगल होते हैं वो थिक पाए जाते हैं। थिक का मतलब होता है सघन होते हैं, पेड़ों के बीच में जो जगह होती है ना वो कम रहती है, तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, दे कैन नॉट लीव देयर लीव्स, वो कभी भी अपनी पत्तियों को गिराते नहीं हैं। हमेशा इन पेड़ों पे, ये पेड़ हरे भरे रहते हैं। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरियाज में आते हैं। ट्रॉपिकल एरियाज में टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन होता है, उसके बाद में कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन के बाद में फिर रेनिंग होती है, रेनिंग से फिर वापस से पानी बह करके वहीं आ जाता है। यानी जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है, कई बार ये देखा गया है कि वही बारिश का कारण बनता है। ये बात तो आप पहले भी समझे होंगे, आगे और जब बड़ी क्लास में जाएंगे ना तो आपको ये बताया जाएगा कि क्यों टेम्परेचर बारिश की एक बहुत बड़ी वजह बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आप अब इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा तो आप समझ भी जाएंगे। फॉरेस्ट में आप नोट करिए, फॉरेस्ट लिख करके, और उसमें पहले नंबर पे आपको देखो तालिका बनानी है, टेबल बनानी है, टेबल से इन चीजों को डिफाइन करना है। टेबल कैसे बनानी है वो बता रहा हूं आपको। आप इस तरह से ऊपर लिखेंगे फॉरेस्ट, ये होमवर्क करना है आपको। और यहाँ पे आप लिखेंगे SR नंबर यानी सीरियल नंबर, यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ द फॉरेस्ट, और उसके बाद में लिखेंगे ट्री या एरिया, इस तरह से लिखेंगे। मैं पूरे लिखवा रहा हूँ, सारे लिख लेना। सबसे पहले SR नंबर, उसके बाद में नेम ऑफ द फॉरेस्ट, उस फॉरेस्ट का नाम होगा, उसके बाद में ट्री, उसमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, या एरिया लिख देना कि कौन से एरिया में पाए जाते हैं, और उसके बाद में आप लिख देना स्पेशलिटी। कोई भी स्पेशल चीज अगर आपको दिखाई देती है तो आप उसको भी उसमें नोट करेंगे। मैं एक आपको करके बता देता हूं तो आप उसको समझ जाएंगे। जैसे यहां हम पढ़ रहे हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, देखो, दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इनको रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी वर्षा वाले वन। ध्यान रखिए, सदाबहार जो वन है वो वही वन होते हैं जहां हमेशा बारिश होती रहती है। तो ट्रॉपिकल एरियाज में जो वन पाए जाते हैं उनको एवरग्रीन माना जाता है, क्योंकि वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। आगे इसी में देखिए, दीज थिक फॉरेस्ट occur in the region near the equator and close to the tropics। ट्रॉपिक्स का मतलब क्या है यहाँ 23, एंड ट्रॉपिक्स कौन से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच का एरिया है ट्रॉपिकल एरिया। समझिए इस बात को, ट्रॉपिक्स के बिल्कुल क्लोज है, इक्वेटर लाइन के दोनों तरफ है। तो वही है, देखो ये डायग्राम पे फोकस करो। ये मान लो जैसे ग्लोब है, ग्लोब में ये इक्वेटर लाइन है, ऊपर ये ट्रॉपिक है एक 23 वाला, एक नीचे ट्रॉपिक है। अब ये जो एरिया है, ये एरिया कौन सा है, ये एरिया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का। तो अब जब आप इसका एरिया लिखोगे तो एरिया में क्या लिखोगे, एरिया में लिखोगे आप ये वाली लाइन, द रीजन नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स, या बिटवीन, आप बिटवीन भी लिख सकते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट लोकेटेड बिटवीन 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये एरिया हो गया। आगे इसमें देखो, इसी में आगे और क्या इसमें खास बात आप लिख सकते हैं वो देखिए, These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year। ये इसकी स्पेशलिटी हो गई।
ये जो रीजन्स है ये कौन कैसे होते हैं, ये हॉट होते हैं, गर्म होते हैं, और हमेशा इनमें बारिश होती रहती है। तो ये इसकी खास बात हो गई। और हैवी रेनफॉल है, यानी बारिश कैसी होती है, भारी वर्षा होती है। एज देयर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, यहाँ कोई सूखा मौसम नहीं रहता है पर्टिकुलर कि भाई ये इस टाइम सूखा रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, कभी भी इनकी जो पत्तियां होती हैं ये कभी पेड़ों से अलग नहीं होती, हमेशा इनके पेड़ अपनी पत्ती को अपने साथ जोड़े रखते हैं, यानी गिरती नहीं है, पतझड़ नहीं होती है। और उसकी वजह क्या है, पानी की मात्रा अच्छी रहती है, और एरिया भी ऐसा है जहां टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, फिर भी वो अपनी पत्तियों को नहीं गिराते हैं, उसकी वजह है हैवी रेनफॉल। दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। तो आपसे पूछा जाए वाई वी कॉल द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एज एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो आप जवाब दे सकते हैं बिकॉज देर आर नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, द ट्री डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, एंड heavy rainfall, they receive heavy rainfall, so we called the particular forest as evergreen forest. आगे इसी में पढ़ो, the thick canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime, यानी दिन में जो ऊपर शंकुआकार पेड़ होते हैं ना, देखो मैं समझाऊं आपको, आप इस फोटो में देखिए ध्यान से, इस पिक्चर को देखिए। अब अगर मान लो यहाँ पे सन रेज अगर यहाँ आती हैं तो इन पेड़ों के आपस में ऊपर से जुड़े होने की वजह से ये एक कवर बना देती हैं, तो इनकी जो मिट्टी होती है, जमीन जो होती है, जमीन तक ये जो सनलाइट है ये पहुंच नहीं पाती है। इस वजह से जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ना, उनमें नीचे धरातल में घास फूस कुछ नहीं उगती है, क्योंकि सनलाइट तो पहुंचती नहीं है। इस वजह से श्रब्स नहीं होती है और ग्रासलैंड्स नहीं बनते हैं, केवल फॉरेस्ट ही होते हैं, बड़े पेड़ ही होते हैं। और ये दिन के समय की बात है कि दिन के समय में सनलाइट पहुंचती नहीं है, तो रात को अंधेरा अपने आप ही रहेगा, ठीक है। तो दिन में भी वहां तो उतना ही अंधेरा रहता है जितना रात को है, क्योंकि सन जो लाइट है वो वहां पहुंच नहीं पाती है। हार्डवुड ट्रीज लाइक हार्डवुड, हार्ड यानी होता है कठोर, और वुड यानी होता है लकड़ी। कठोर लकड़ी वाले जो पेड़ होते हैं वो सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। कैसे, क्यों? क्योंकि उन्हें पानी हमेशा मिलता रहता है, इसलिए वो पुष्ट और मजबूत रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो ऐसे वन भारी वर्षा वाले एरिया में ही डेवलप होते हैं। अब इनमें कौन कौन से हैं, तो अब देखो जैसे ट्रीज की बात आएगी तो आप क्या लिखोगे, रोजवुड, एबोनी, महोगनी, ये नॉर्मली यहां पाए जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड देखो, इसमें आप डू यू नो को पढ़ लीजिए एक बार। द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राजील इज सो एनॉर्मस दैट इट इज लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ, कैन यू टेल व्हाई? अब देखो सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ ये आपको दिखाया गया है कि जो ब्राजील के जो जंगल है इनको लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है। लंग्स ऑफ द अर्थ क्यों बोला जाता है, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। उसकी वजह क्या है, देखो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में बारिश अच्छी होती है, बारिश अच्छी होने की वजह से जो वो आसपास के जो लोग होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, उनको अच्छी एक नेट एंड क्लियर एयर मिलती है, हेल्दी रहते हैं। और पृथ्वी के लिए भी फायदेमंद क्यों है, क्योंकि जब सदाबहार वन होंगे तो पृथ्वी को हमेशा हरा भरा रखते हैं और एक तरह से उसके फेफड़े की तरह काम करते हैं। आपने ये जाना होगा बहुत अच्छे से कि पेड़ पौधे भी श्वास लेते हैं, है ना, वो भी सजीव माने जाते हैं। तो अगर आसपास पेड़ पौधे हैं, अगर आसपास आप नेचर से आप नेचर को पसंद करते हैं, तो आप ऐसे एरियाज में रहना ज्यादा पसंद करेंगे जैसे कहीं नदी हो, पेड़ पौधे हो। इसी वजह से ब्राजील के जो जंगल हैं उनको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। आप इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट इसमें एक बात और कही गई है, एनाकोंडा वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक्स इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एनाकोंडा नाम का एक जो सांप है, स्नेक है, विश्व का सबसे बड़ा सांप है, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज अ क्रोकोडाइल, और ये इतना खतरनाक होता है, एक मगरमच्छ जैसे को भी
मगरमच्छ कितना बड़ा होता है ना, क्रोकोडाइल बहुत बड़ा होता है, उसको भी मारकर खा सकता है। तो इस बात को समझें, जाने। सेकंड देखो डिसिडियस, डिसिडियस दैट मीन्स पतझड़, जो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। अब ये कौन से एरिया में होंगे, तो ट्रॉपिकल एरिया ही है। ट्रॉपिकल एरियाज में दो प्रकार के वन हो गए, कौन कौन से, एक तो एवरग्रीन हो गए और दूसरे हो गए डिसिडियस। तो इसको समझिए, ये कहाँ पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डिसिडियस आर द मानसून फॉरेस्ट, इनको मानसून वन भी कहा जाता है। तो याद रखिए, मानसून फॉरेस्ट भी ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट को कहा जाता है। फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया में पाए जाते हैं। नोट करते जाइएगा इसको, और नोट्स बनाते समय ये चीजें सामने आनी चाहिए, मुझे दिखाई देनी चाहिए। इंडिया के मोस्टली पार्ट में है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसमें है, और सेंट्रल अमेरिका में है। अब देखो, अभी आपने ब्राजील सुना था ना, अब मैं आपको एक बार ब्राजील दिखा देता हूँ कि ब्राजील कहाँ है, क्योंकि लंग्स ऑफ द फेफड़े आपने देखे ही हैं, अभी सुना ही है। अब जैसे मान लो ये यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है, अब इसी एरिया के बीच में चलेंगे हम, इस एरिया के बीच में चलेंगे, इन दोनों के बीच में चलेंगे, क्योंकि यही तो है ट्रॉपिकल एरिया। तो चलो इधर चलते हैं, भारत के ईस्ट में चलते हैं। भारत के ईस्ट में जाते हैं तो ये अफ्रीका आता है, अफ्रीका को क्रॉस करके आप अटलांटिक ओशियन में आ जाते हैं। अटलांटिक ओशियन में जैसे आप आते हैं तो आपको साउथ अमेरिका दिखाई देता है। इसको मैं क्लोज करता हूं, आपको साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा कंट्री है, जिसको ब्राजील के नाम से जाना जाता है, और ये है आपका ब्राजील। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ये बहुत बड़ा है, ये ब्राजील है। मैं इसकी बाउंड्री बना देता हूं तो आप समझ जाएंगे कि ब्राजील कितना बड़ा है। ये पूरा जो एरिया है, ये सारा जो एरिया है, ये ब्राजील है। समझ में आया सभी को, ये ब्राजील है। तो ब्राजील की कंडीशन देखो एक बार, देखो ब्राजील की कंडीशन देखो, क्या ये इक्वेटर लाइन के आसपास है ना, ये इक्वेटर लाइन के पास में है ना। यस सर, यस सर। इसलिए ब्राजील में बहुत सारे वन जो पाए जाते हैं वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट है हमारे पास ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये इंडिया में पाया जाता है, ये नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, और सेंट्रल अमेरिका में, अमेरिका का जो मध्य भाग है उसमें भी ये वन पाए जाते हैं। ये सीजनल बारिश की वजह से पनपते हैं। जब मानसूनी है तो मानसून भी देखो दो ही बार आता है भारत में, एक तो आता है सर्दियों में, एक आता है गर्मियों में। जो सर्दियों में आता है वो दिसंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर के आसपास होता है, उससे भारत में बारिश अच्छी नहीं होती है। लेकिन जो जून के समय में आता है, गर्मियों के समय में जो आता है, भारत में सबसे ज्यादा बारिश उसी से होती है। ध्यान रखिएगा, 5 जून को यह भारत में प्रवेश कर लेता है केरल से। मानसून 5 जून को भारत में प्रवेश कर लेता है। और मानसून क्या है, एक पार्टिकुलर विंड्स है, कोई एक पार्टिकुलर या एक आप कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड कुछ ऐसी हवाएं हैं जो अपने साथ पानी लेकर के आती हैं, है ना। उनकी जो वो हवाएं जो होती है वो नम होती हैं, वेट होती हैं, और वो जिस एरिया में जहाँ गर्मी हो या नमी वाला एरिया हो वहां पे आके अपना पानी छोड़ती है। तो भारत में ऐसी कंडीशन बन जाती है गर्मियों के टाइम में, जब वो वहां पे आते हैं तो कंडेंसेशन की वजह से बादल बनते हैं और फिर वापस में रेनफॉल होता है। इसके बाद में आपको देखना है कि इनमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। देखो ये बात तो आप ध्यान रखना, जब पतझड़ है, डिसिडुअस है, तो वो अपनी पत्तियों को गिराते हैं। तो दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। क्यों? क्योंकि पानी कम है, बारिश कम होती है ऐसे इलाकों में, और बारिश कम होने की वजह से क्या करते हैं, इनको पानी बचा के रखना पड़ता है अपने भोजन के लिए। देखो जब पेड़ पौधे जो होते हैं ना, नेचुरल वेजिटेशन जो होता है, ये अपने लिए भोजन बनाते हैं। आपने सुना होगा ना वो फोटोसिंथेसिस वाला सुना होगा, प्रकाश संश्लेषण वाला। सेम वही चीज है, वो अपने भोजन बनाने के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और प्रकाश संश्लेषण में उनको पानी की भी आवश्यकता होती है। पता है ना सभी को, आपने साइंस में देखा होगा ये चीज। यस सर। अब इनमें कौन कौन से पेड़ हैं आप इसको समझिए। एक तो देखो साल, आप यहाँ देख सकते हैं, साल नाम का एक पेड़ है, वो इस एरियाज में होते हैं। टीक होता है, नीम होता है, और शीशम होता है। तो इनका ध्यान रखिए।
अब देखो इनका यूज कहाँ होता है, जैसे आपने पहले पढ़ा एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो उनकी जो लकड़ियां है वो हार्डवुड लकड़ियां है, रोजवुड है, एबोनी है, महोगनी है। उनका यूज कहाँ होता है, वो देखो एक तरह से कॉस्टली है, लेकिन जब बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, बड़ी बड़ी डिजाइन्स बनती हैं, लकड़ियों का जहाँ काम होता है, फर्नीचर का काम होता है, तो ऐसी मजबूत लकड़ियों को वहां पे काम में लिया जाता है। फिर इनका काम कहाँ होता है जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनका काम देखो आपको दिखाया गया है, फर्नीचर में इनका इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्ट में इनका इस्तेमाल होता है, कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स उनमें इनका इस्तेमाल होता है। और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो इनमें नॉर्मली पाए जाते हैं। कौन कौन से एनिमल्स, जैसे टाइगर, लॉयंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज आर द कॉमन एनिमल ऑफ दीज रीजन्स। तो ये आपको समझ में आया होगा डिसिडुअस। ये आप देख सकते हैं, पिक्चर दे रखी है डिसिडुअस की, पतझड़ वन, कुछ पेड़ आपको पत्तियां छोड़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे कि कईयों ने अपनी पत्तियों को छोड़ दिया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये मिड लैटिट्यूड में होते हैं। टेम्परेट की जहां बात आई तो ग्लोब याद करो, टेम्परेट रीजन कौन सा है, ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, ये ट्रॉपिकल एरिया हो गया। बाद में 66.5 तक का जो एरिया है, 23.5 से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों जगह, इसको क्या बोला जाता है, टेम्परेट एरिया बोला जाता है। तो इस एरिया में जो फॉरेस्ट होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट, हमने 4 ही पढ़े हैं, ठीक है। अभी और बताऊंगा मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, देखो जब भी आपको ये जानना हो कि ये एरियाज कहाँ हैं, तो आप ग्लोब में जाना और जो एरिया जहां हो उसमें देखना, पूरे लैटिट्यूड के हिसाब से देखना कि इस एरिया में कौन सा कंट्री पाया जाता है। उस कंट्री में जो वन पाए जाते हैं वो टेम्परेट ही पाए जाते हैं, ध्यान रखना इस बात का। अब जैसे भारत की बात करें, भारत में ट्रॉपिकल कैसे पाया जाता है, क्योंकि हमने जस्ट पढ़ा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वो इक्वेटर लाइन के आसपास होते हैं। तो भारत इक्वेटर लाइन के पास ही है। भारत की जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पोजीशन है वो है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। तब 8 डिग्री 4 से शुरू हो रहा है तो इक्वेटर लाइन से कितना पास है, 0 डिग्री पे इक्वेटर लाइन है, 8 डिग्री पे इंडिया है। तो इस वजह से, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में आता है भारत, इसलिए सबसे ज्यादा भारत में ध्यान रखना विशेष, भारत में सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं और वो भी स्पेशली डिसिडुअस ही पाए जाते हैं, ठीक है। यानी अगर हिंदी में मैं इसको कहूं उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जो एरिया है उसको उष्ण, यानी वो एक तरह से वार्मथ वाला है ना, काफी हॉट एरिया है वो। अब यहाँ चलते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पे कि कौन कौन से एरियाज में है ये। तो देखो यहाँ आप देख सकते हो, ये ईस्टर्न जो कॉमनली जो ईस्टर्न मार्जिन के जो कंटिनेंट्स है वहां पाए जाते हैं। तो ईस्टर्न में कौन कौन से, इंडिया के ईस्टर्न में देख करके समझना, जैसे यूएसए है, साउथ चाइना का कुछ पार्ट है, साउथ ईस्ट ब्राजील है, ब्राजील भी इसका पार्ट है। ये मोस्टली यहाँ पाए जाते हैं। इनमें कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं या कौन से प्लांट से जो पाए जाते हैं, तो देखो ये हार्ड भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं, दोनों तरफ के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि टेम्परेट के बारे में मैंने आपको बताया था, टेम्परेट जोन में जून के समय में तो हॉट सीजन होता है और दिसंबर के समय में ये ड्राई सीजन होता है, सॉरी वेट सीजन होता है, यानी सर्दी होती है उस समय। कब की बात कर रहे हैं हम, जून और दिसंबर की। तो दोनों तरफ का आप जब एनवायरनमेंट देखते हैं तो वहां आपको कुछ ऐसे पेड़ भी दिखाई देते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, वहां कुछ ऐसे पेड़ भी दिखाई देते हैं जिनकी लकड़ी कैसी होती है, हार्ड होती है। अब इनमें कौन कौन से हैं तो नोट करिए इनको, ओक, और आज इनको देखना सारे पेड़ कौन कौन से हैं, ये समझोगे कैसे, फिर केवल पढ़ के नहीं, आप इनको सर्च करना गूगल पे कि महोगनी कौन सा, एबोनी कौन सा, साल कौन सा होता है, नीम कैसा होता है, शीशम कैसा होता है, टीक कैसा होता है ना। और एवरग्रीन फॉरेस्ट में जैसे टेम्परेट की बात करेंगे तो उसमें जैसे पाइन हो गया, पाइन कैसा होता है ये आप देखना, है ना।
और यूकेलिप्टस कौन सा होता है इसको देखना। तो मोस्टली देखो आपको ऐसे याद हो जाएंगे, अगर आप ढंग से याद करते हैं तो अच्छे से ऐसे याद हो जाएंगे। जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट है जो ट्रॉपिकल वाले हैं, तो उसमें आपको याद हो जाएंगे महोगनी, एबोनी, रोजवुड। उसके बाद में जैसे डिसिडियस पढ़ा, तो डिसिडियस में कौन से हैं, नीम है ना, और टीक है, साल है, शीशम है, ये उसमें हो गया। अब जब हमने टेम्परेट पे आए हम, तो टेम्परेट में कौन सा हो गया, ओक हो गया, है ना, पाइन हो गया, उसके बाद में यूकेलिप्टस हो गया। ऐसे नॉर्मली ऐसे याद हो जाना चाहिए। ट्रॉपिकल एरिया की बात कर रहे हैं तो ट्रॉपिकल में कौन सा होगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में इक्वेटर लाइन के पास वाला एरिया, ठीक है। फिर डिसिडियस कौन सा होगा, तो डिसिडियस में आप कहोगे कि उसी के पास वाला एरिया है, लेकिन ये वो एरिया है जहां एक बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि वहां कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, है ना, तो उनको हम डिसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं। फिर टेम्परेट जोन की बात आई, तो टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आर्कटिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे अंटार्कटिक सर्किल, इन दोनों के बीच की जो जगह है इसको टेम्परेट जोन बोला जाता है। इसमें भी दो प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं, एक एवरग्रीन होते हैं, दूसरे डिसिडियस होते हैं। एवरग्रीन में कौन कौन से होते हैं, ओक है, पाइन है और यूकेलिप्टस है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं डिसिडियस की। टेम्परेट में डिसिडियस कौन कौन से हैं, तो इसको आप पढ़िएगा, ये सेम वही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेट जोन में आप ऊपर जाते जाते हैं ना, तो ऊपर वाले एरिया में आपको डिसिडियस मिलता है, नीचे वाले एरिया में आपको एवरग्रीन मिलता है। बस इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखना। एज वी गो टूवर्ड्स हायर लैटिट्यूड्स देयर आर मोर टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट। जैसे जैसे आप हाई लैटिट्यूड में पहुंचते जाते हैं ना, 23.5 से आप ऊपर जा रहे हैं, तो 23.5 से ऊपर गए तो कुछ जैसे 40 तक या 50 तक आपको एवरग्रीन ही मिलेंगे, लेकिन 50 से ऊपर चले गए तो आपको हो सकता है एवरग्रीन न मिल करके डिसिडियस फॉरेस्ट मिले, क्योंकि हायर लैटिट्यूड में आपको डिसिडियस फॉरेस्ट ही मिलेंगे। और ये कौन सा एरिया है, तो सेम वही एरिया है, एरिया में कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, बस लैटिट्यूड का फर्क है। क्योंकि देखो चाइना उसमें भी है, चाइना इसमें भी आएगा, टेम्परेट जोन में चाइना भी आएगा, वहां यूएसए आया टेम्परेट जोन में एवरग्रीन में, वो यहाँ भी होगा। थोड़ा सा फर्क क्या होगा, यहाँ न्यूजीलैंड को भी शामिल कर लिया गया है और चिली को भी शामिल कर लिया गया, जो ब्राजील के बिल्कुल पास में है। जरा वापस देखो, ये एरिया अगर मैं कहूँ, ये देखो, ये यहाँ आप ग्लोब देख सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि चलो आप टेम्परेट जोन की बात करो, तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जैसे आप ऊपर जाते हैं, देखो ये वाला एरिया है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये वाला सर्किल है आर्कटिक सर्किल। तो ये वाला जो पूरा एरिया है ना, ये वाला पूरा एरिया, ये वाला टेम्परेट है। तो 40-50 तक तो ये नॉर्मल लैटिट्यूड है, इससे ऊपर जाएंगे तो आपको डिसिडियस मिलेगा। तो जैसे अब देखो ऊपर जाओ, आप ऊपर जाएंगे तो कौन कौन सा होगा, यहाँ पे देखो चाइना हो गया, रशिया का पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे फिर मिडिल ईस्ट हो जाएगा, ये सभी ऊपर वाले में 40 तक है ना। देखो ये देखो 40 तक, देखो यहाँ देखो तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, फिर इधर आओगे तो आप मंगोलिया आ गया, चाइना हो गया, ये सब टेम्परेट जोन में है। यहाँ तक खुद रशिया भी देखो टेम्परेट जोन में है। आर्कटिक सर्किल तक जो भी कंट्रीज है, देखो ये सब कंट्रीज, फिनलैंड, स्वीडन, एस्टोनिया, लातविया, केवल 23 तक, देखो ये 40 है। यहाँ तक देखो ये भी बल्गेरिया, इटली, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, ये सब, पुर्तगाल, स्पेन, मोरक्को, अल्जीरिया, ये सारे जो भी एरियाज आप देख पा रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर तक, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर चल रहा है, इसके ऊपर तक जो भी एरिया है ये टेम्परेट है। अब न्यूजीलैंड को देखो, न्यूजीलैंड टेम्परेट में कैसे आया, तो जरा न्यूजीलैंड पे आओ, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ईस्ट में, ध्यान रखो ये ऑस्ट्रेलिया है, देखो ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के जब आप ईस्ट में आते हैं तो देखो ये ईस्टर्न पार्ट है, इसमें आपको न्यूजीलैंड आइलैंड दिखाई देगा, एक आइलैंड है एक तरह से, है ना, तस्मान सागर दिखाई देगा आपको, देखो ये तस्मान सी है, तस्मान सी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में है। तो न्यूजीलैंड भी कहाँ आया, देखो जरा गौर करो, ये साउथर्न, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे की तरफ है। मैं इसको थोड़ा और विस्तार से बताता हूँ, ये अंटार्कटिक सर्किल है और ये यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब इन दोनों के बीच का जो भी एरिया है ना, ये पूरा ट्रॉपिकल एरिया है। अब एक फॉरेस्ट और बच रहा है, वो भी बता देता हूं, वो है मेडिटेरेनियन सी, उसके आसपास का, तो इसको मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट ही बोला जाता है।
ये देखो, ये है मेडिटेरेनियन सी, और ये मेडिटेरेनियन सी अगर भारत से देखते हो, देखो ये यहाँ पे है हमारा प्यारा भारत। यहां से जब आप ईस्ट में जाते हैं तो आपको सेंट्रल एशिया के कुछ देश दिखाई देते हैं, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, जॉर्डन, यमन। फिर यहाँ रेड सी, यहीं पे आपने सुएज नहर के बारे में सुना होगा। यमन, यमन के पास में, जॉर्डन के पास में ये सुएज नहर है। और सुएज नहर किसको जोड़ती है? रेड सी को भूमध्य सागर से। और ये जो आप बहुत बड़ा सागर देख रहे हैं, ये भूमध्य सागर है। तो ध्यान रखें, इस भूमध्य सागर के आसपास के वन, ध्यान रखिए, इस भूमध्य सागर के मेडिटेरेनियन सी के आसपास के जो वन हैं उनको मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट बोला जाता है। तो उनके बारे में अब थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख ले, टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट को। इसमें यूएसए है, चाइना है, न्यूजीलैंड है और चिली है। चिली कहाँ है वो भी देख लो एक बार, ताकि ये चीज रहेगी नहीं, बताया नहीं आपने। देखो ब्राजील यहाँ पे है, आपको बता दिया था, ये है ब्राजील। ठीक है, ये ब्राजील है। ब्राजील से जब आप इधर आते हैं, ये देखो चिली दिख रहा होगा। चिली काफी बड़ा है, लंबा है, देखो ये रहा। और इसकी मैं बाउंड्री बना के दिखा देता हूं तो आप समझ जाएंगे चिली कितना बड़ा है। आप इसकी बाउंड्री देखना, एक मिनट। अब देखना इसको, ये यहाँ से इस तरह से, ये इस तरह से, ऐसे 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 दिख रहा है सभी को चिली? Yes, Yes, sir. yes, sir. ये Yes, चिली sir. है। यस सर। इसमें भी अब देखो चिली की पोजीशन देखो एक बार, ध्यान से समझो इस बात को। चिली की पोजीशन देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बिल्कुल नॉर्थ में है या साउथ में है? बिल्कुल बताओ, नॉर्थ में है, साउथ में है? साउथ में है। पूरा एरिया कौन सा है? टेम्परेट जोन है। ये पूरा एरिया कौन सा है? टेम्परेट है। Temperate zone. ठीक है, हाँ। चलो अब आप आते हैं, इसमें कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? तो नॉर्मली जो एनिमल्स हैं जो जंगलों में पाए जाते हैं वही हैं, जैसे डियर है, फॉक्सेज हैं, वुल्व्स हैं, है ना। ये भी उसी तरह से अपनी जो लीव्स होती हैं उनको शेड कर देते हैं, यानी गिरा देते हैं, छोड़ देते हैं ड्राई सीजन में। इनमें जो बर्ड्स होते हैं ना, ऐसे कई बर्ड्स होते हैं जैसे फिजेंट्स, मोनाल्स, ये ऐसे पक्षी हैं। फिजेंट्स और मोनाल्स पक्षी हैं ये, तो आप इनको नोटिस करना। ऐसे पक्षी ये विशेषकर यहीं पाए जाते हैं और बाकी कहीं नहीं पाए जाते हैं। कौन से प्लांट्स होते हैं, कौन से पेड़ होते हैं, कौन से ट्रीज है? तो देखो ओक है, आश, बीच एंड एटसेट्रा, और बाकी सब कुछ। लास्ट में बच रहा है यहाँ मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन में कौन कौन से हैं? तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। These regions are marked for hot, dry summers and mild, rainy winters. ये जो सीजन है, इस समय यहाँ जो नेचुरल वेजिटेशन जो डेवलप होती है, पनपती है या ग्रो करती है, वो एक तो हॉट ड्राई समर में और दूसरा माइल्ड रेनी विंटर्स में। ठीक है, बरसात का समय भी होता है और जहाँ अधिक बरसात भी हो और गर्मी भी हो, दोनों तरफ का सीजन है। तो आप जब देखोगे ना मेडिटेरेनियन सी की कंडीशन देखोगे, आप देखो एक बार मैं दिखाता हूँ आपको वापस से। मेडिटेरेनियन सी की कंडीशन देखो, ये ऐसे इलाके में है जहां गर्मी भी है और सर्दी भी है। और ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, देखो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहां से जब आप ऊपर जाते हैं तो आप टेम्परेट जोन में एंटर कर रहे हैं। जब आप इससे ऊपर जा रहे हैं तो आप टेम्परेट जोन में, यहां तक टेम्परेट जोन है, देखो यहाँ तक टेम्परेट जोन है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था डिसिडुअस फॉरेस्ट क्यों पाया जाता है। उसकी वजह क्या है कि साल में एक बार तो यहाँ गर्मी का मौसम होता है और साल में एक बार यहाँ सर्दी का मौसम होता है। कब कब हमने देखा, जून के समय में गर्मी होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और दिसंबर के समय में सर्दी होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, अब
इसके अलावा देखो आपको क्या करना है आज के लिए, पहले तो वो आप चीज नोट करिए, सभी चीज नोट करिए। मैं ये क्लास तो खत्म हो चुकी है, अब कुछ जरूरी चीजें हैं जो मैं आपसे करना चाहूंगा, फिर नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम क्या करना है। अब हमें सबसे पहले आप, मैं जो कह रहा हूं नोटबुक में नोट करिए बेटा सब लोग। सुन पा रहे हो मेरी बात सब? यस सर। यस सर। यस सर। देखो सबसे पहले नोट करिए, लास्ट क्वार्टर की जो फीस है वो सभी को जमा करनी है, सबमिट करनी है। तो मुझे बार बार कहना ना पड़े, सभी अपने पेरेंट्स से बोलें कि हमारी लास्ट क्वार्टर की फीस है और वो जमा होनी है 15 जनवरी से पहले, बिना फाइन के आप उसको जमा करवाएं। पहली बात ये हुई। दूसरी बात, आर्ट इंटीग्रेशन का प्रोजेक्ट आपको दिया जा चुका है 19 तारीख से पहले। ध्यान से सुन लीजिएगा, 19 तारीख से पहले आप सभी को प्रोजेक्ट बनाना है, वो कंपलसरी है। सीबीएसई सबमिट करेगा उसको। जिन्होंने ईबीएसबी के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए प्रोजेक्ट बनाया है वो लोग ध्यान से सुन लें, उनको एक पेज उसके साथ ऐड करना है। जो आपने ईबीएसबी के लिए बनाया है वो मेरे को भेज भी दिया है, जिन्होंने नहीं भेजा है वो पहले मुझे भेज दे। उसके बाद आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं, एक सिंगल पेज जोड़ करके उसमें बस ऊपर लिखना है आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट, वो आपका प्रोजेक्ट वही काम आ जाएगा। हर एक को बनाना है, ध्यान रखना जो नहीं बनाएगा उसके लिए मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं होगी, मैं साफ नील मार्किंग भेजूंगा, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे इंटरनल असेसमेंट के, इसलिए ध्यान से सुन लेना। हाँ, सभी सब्जेक्ट में बनाना है, ऐसा नहीं है कि केवल एसएसटी में ही बनाना है, हिंदी में, इंग्लिश में, साइंस में, एसएसटी में, सब में एक एक प्रोजेक्ट बनाना है। ध्यान से सुन लेना, एक एक प्रोजेक्ट सभी में बनाना है। जो सब्जेक्ट टीचर ने आपको जो चीज बताई है उसको आपको करना है। कोई चीज डाउट हो ना तो अभी पूछ लो मुझसे, कोई भी डाउट है किसी चीज के बारे में, आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट के बारे में, तो यस बोलो। सर कृष्णा तरसिया सर, आर्ट इंटीग्रेशन में मैम ने हमको मैसेज भेज दिया है, तो मैम सर उसमें तीन या फिर 2 क्वेश्चन पहले लिखे हैं सर, फिर और करके 3 या फिर 4 क्वेश्चन और लिखे हैं। तो सर वो और में से पहले वाले 3-4 करना है, दूसरे वाले 3-4 करना है? कोई एक करना है बेटा, और लिखा है मतलब आपको ऑप्शन दिया है, ठीक है? 2 प्रोजेक्ट हैं, दोनों में से कोई एक करना है। यस मैम। समझ में? 2 प्रोजेक्ट है, कौन सा है, कौन कौन से बताओ? यस मैम। एक तो सॉइल प्रोफाइल वाला है ना कृष्णा? यस मैम, एक सॉइल प्रोफाइल वाला है और एक वेदर रिपोर्ट कलेक्ट करनी है वाला है। हाँ, वेदर रिपोर्ट वाला है। तो आपको एमपी और नागालैंड दोनों जगह की वेदर रिपोर्ट कलेक्ट करनी है, ठीक है, 1 वीक की, और उसको कंपेयर करना है, ठीक है? वो तो कल मैंने बता दिया था क्लास में सबको। और सॉइल प्रोफाइल वैसे ही है, आपको दोनों जगह का कंपेयर करना है, सॉइल प्रोफाइल, यहाँ एमपी का और नागालैंड। हाँ मैम, ये फाइल में बनाना है? हाँ, फाइल में बना सकते हो। फाइल अगर नहीं बना सकते हो तो कॉपी में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी साइंस की कॉपी है, नोट बना सकते हो, ठीक है? आपको कंफर्ट, ये सबमिट होगा बेटा, ठीक है? क्योंकि इसके मार्क्स अपलोड किए जाने हैं। ये कल भी बताया था आप लोगों की इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स दिए जाएंगे इसी बेस पर। तो ये सबको बनाना है, इंडिविजुअल बना सकते हो या ग्रुप में भी बना सकते हो, ठीक है? ये उसमें मैंने लिखा हुआ है। 4-5 बच्चे मिल करके ग्रुप में भी बना सकते हैं प्रोजेक्ट, ग्रुप में बना लो, बहुत अच्छी बात है, अच्छा रहेगा, तो काम बढ़ जाएगा सारे बच्चों में, तो ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी और जल्दी भी बन जाएगा। यस मैम। ठीक है, आप ग्रुप में बना लो अगर पॉसिबल हो तो। इंडिविजुअल बनाना है तो इंडिविजुअल बना लो, ठीक है? चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज, पहली चीज देखो फीस के बारे में हो गई, दूसरी आर्ट इंटीग्रेशन के बारे में हो गई, तीसरी चीज नोट करिए, अभी जस्ट 2 बजे से, सुन लेना ध्यान से, जस्ट 2 बजे से आपकी एसीपी की क्लास है, सभी बच्चों को कंपलसरी अटेंड करनी है। एसीपी की क्लास है, ध्यान से सुन लीजिए, 2 बजे से ऑनलाइन होगी और एसएसटी की जो क्लास हो रही है इसी पे होगी। सुन रहे हो सभी लोग? यस
ओके, ACP मतलब एक्नॉलेजमेंट, सॉरी, अवेकन्ड सिटीजन प्रोग्राम, जागरूक नागरिक कार्यक्रम है, वो पहले बताया था आपको। और इसमें खास बात और सुन लो, हमारे साथ कल 100% श्योर हूं, मैं बता रहा हूं, मैं आज अगर हम अच्छे से करेंगे उसको तो कल है ना हमारे साथ उच्च अधिकारी जुड़ेंगे, मैं बुद्धेश्वर सर और साथ में वो सर भी होंगे। जो भी सर हमारे साथ जुड़ेंगे उन्होंने मेरे से टाइमिंग पूछा है, तो मैंने आज का टाइमिंग भी बताया है, कल का टाइमिंग भी होगा, तो वो साथ में रहेंगे। तो देखो जितना प्रयास हम कर रहे हैं ना उसमें आपका भी सपोर्ट जरूरी है, आपका सपोर्ट जरूरी है। बोलिए। सर एक हाँ बार कंसी टाइमिंग बोलिए। फिर से बताइए। सर एक बार टाइमिंग फिर से बताइए। 2 बजे से आज, और कल का टाइम मैं आपको आज शाम तक बता दूंगा। आज मैंने उनको 2 बजे का टाइम दिया है, सभी बच्चों को ACP की क्लास ज्वाइन करनी है, ठीक है। यस सर। यस सर। इसके यस सर। SST में आपको क्या करना है, पहले भी बोल चुका हूं, वापस से फिर बोल रहा हूं। आर्ट इंटीग्रेशन में आपको या तो आप कोई फाइल बनाइए पर्टिकुलर किसी टॉपिक को लेकर के, नागालैंड और मध्य प्रदेश को जोड़ते हुए, जैसे ज्योग्राफी ले लो या क्रॉप्स ले लो, एग्रीकल्चर ले लो, टूरिस्ट प्लेस ले लो, और प्रोजेक्ट फाइल तैयार करो। 4-5 कम से कम 2 बच्चे, ज्यादा से ज्यादा 5 बच्चे ग्रुप में अगर करना चाहें तो, 5 से ज्यादा नहीं करना है। 4 या 5 बच्चे ग्रुप में कर सकते हैं, एक प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हैं, या सिंगल अगर कोई आप बनाना चाहते हैं तो आप खुद कम से कम 15 पेज की प्रोजेक्ट फाइल बनेगी SST में। तो ध्यान रखना, SST का टॉपिक मैं आपको शेयर कर चुका हूं क्लास ग्रुप में, सबने देखा है या नहीं देखा है? यस सर। सर एक बार Yes, sir. बता दीजिए। देखो बेटा सुनो, वापस से सुन लो। आपको SST में आर्ट इंटीग्रेशन का जो प्रोजेक्ट बनाना है उसमें आपको क्या करना है, आप कोई सा भी एक टॉपिक ले लीजिए, और वो टॉपिक चलो मैं ही दे देता हूं आपको। आप एक काम करिए, नोट करिए, आपको जितने भी हिस्टोरिकल और कल्चरल प्लेसेज हैं नागालैंड के और मध्य प्रदेश के और मणिपुर की, तीनों नोट करिए। नागालैंड, मणिपुर और मध्य प्रदेश के तीनों हिस्टोरिकल और कल्चरल प्लेसेस को आप उनका प्रोजेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जैसे आप उनका मॉडल बना सकते हैं, समझिए जैसे कामाख्या मंदिर है असम में है, तो नागालैंड में भी कोई तो होगा, कोई सा मंदिर होगा, कोई सा कल्चरल ऐसा कोई ऐसी कोई चीज होगी, हिस्टोरिकल चीज होगी, मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद देखना है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, खजुराहो है ना, खजुराहो का टेम्पल है, जैसे यहाँ सांची का स्तूप है, तो उसकी डिजाइन आप बना सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं आप पेपर पे, डिजाइन बना करके उसको शो करते हैं आप। हाँ बोलिए। सर उसके बारे में हम लिख सकते हैं कि वो किसने बनाया, उसकी हिस्ट्री। यस यस, उसकी फोटो लेंगे आप, उसकी फोटो पेस्ट करेंगे, उसके बारे में आप हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड बताएंगे। अगर आप मान लो उसका मॉडल तैयार करना चाहते हैं तो बेस्ट है। देखो जो जितना अच्छा करेगा ना उसको उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपके इंटरनल असेसमेंट में ऐड हो चुका है आर्ट इंटीग्रेशन, तो इसको लाइटली मत लेना, ध्यान से सुन लेना इस बात को, ओके। यस सर। यस सर। देखो सुनो, रिधिमा ऐड हो, रिधिमा, दीपिका, दीपिका, रिधिमा, रिधिमा नहीं है क्या? नो सर नहीं है। परिधि सुनो मेरे ध्यान से, यस सर। इंस्पेक्शन होना है ना, और उसके लिए हमें प्रेयर तैयार करनी है, तो आप डिवाइड कर दो, और मैं आपको उसमें मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी दे करके कि किसको क्या करना है, 4 से 5 आइटम रखो पूरे, हमको असेंबली करनी है, ओके। कल से मैं हो सकता है कि आपकी केवल असेंबली के लिए क्लास लूं 5 से 10 मिनट। उसमें क्या होगा, जैसे सुविचार है ना, न्यूज है और प्रेयर है, बस ज्यादा नहीं करना है, और प्लेज है, ये 4-5 चीजें रख लो। तो Yes, हमको एक रिकॉर्ड कर लेना है उसको, और इंस्पेक्शन होगा तो हमसे पूछा जाएगा, तो फिर इस चीज को हमें थोड़ा सा देखना है। तो आपको क्या करना है आज, आपको क्या करना है आज? परिधि निकाल दो आप उसको निकाल दो।
परिधि बेटा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है बच्चों को, कौन क्या बोलेगा। 4 से 5 आइटम रखो, ध्यान रखो कौन कौन से आइटम किस किस क्रम में है, भूलो मत उन चीजों को। यस सर। और अब तुरंत है ना नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करो बेटा। सॉरी मैंने टाइम लिया। सर वेट कर हमारे रहे हैं। पास सबके नंबर नहीं है, तो आप ही बता दीजिए किसको क्या क्या देना है। नहीं नंबर नहीं, आपको तो मुझे भेजना है बना Yes, करके। sir. आप बना करके मुझे भेजना है, यस सर। ठीक है। फिर मैं बताऊंगा सभी को, आप केवल गर्ल्स को बताएंगे। यस सर। चलो लेफ्ट कर दो फटाफट से, इंग्लिश क्लास ज्वाइन करो।